दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 30 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में रहा हाल ही में। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर यास चक्रवात जो आया बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट पर विशेषकर, तो यास चक्रवात ने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में काफ़ी नुकसान किया है वनस्पतियों को और जीव जंतुओं को। तो उसका आकलन किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी यास चक्रवात से यहाँ पर नुकसान हुआ है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। भितरकनिका में चक्रवात यास की वजह से सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं और जीवों पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। उड़ीसा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अपने मैंग्रोव वनों, प्रवासी पक्षियों, कछुओं, ज्वारनदमुखी मगरमच्छों और अनगिनत सकरी खाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। भितरकनिका में 3 संरक्षित क्षेत्र कौन कौन? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य शामिल है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब ये भितरकनिका दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है तो पहले नंबर का सबसे बड़ा अर्थात भारत का कौन सा मैंग्रोव वन क्षेत्र है? वो भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अक्सर जो है उसका नाम आप बचपन से सुनते आए हैं। एक वृक्ष के नाम पर उस वन क्षेत्र का नाम रखा गया है। ये हिंट है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत आसान है। अब भितरकनिका ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा और महानदी नदी तंत्र के मुहाने पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, धामरा नदी और महानदी नदी तंत्र के मुहाने पर स्थित है। इसमें देश के ज्वारनदमुखी या खारे पानी के मगरमच्छों की 70% आबादी पाई जाती है। इन मगरमच्छों का संरक्षण काफ़ी पहले वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। इस क्षेत्र को सितंबर 1998 में एक राष्ट्रीय उद्यान और अगस्त 2002 में यूनेस्को द्वारा रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। ओपन स्काई संधि में शामिल नहीं होगा अमेरिका। तो ट्रंप प्रशासन ने 2020 में जो निर्णय लिया था ओपन स्काई संधि से अलग होने का, उसको बाइडेन प्रशासन ने आगे बढ़ा दिया है। आपको पता होगा 2020 की बात याद रखिए, जब अमेरिका रूस के रिश्तों में काफ़ी तल्खी, हालांकि बहुत पहले से देखी जा रही लेकिन और ज़्यादा बढ़ गई थी, जब अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी थी और ये आरोप लगाया था कि रूस इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात विभिन्न जो नाटो कंट्रीज़ हैं और अमेरिका के विमानों को अपने देश में निगरानी नहीं करने दे रहा है। दरअसल ओपन स्काई ट्रीटी है क्या, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। जैसे अमेरिका और रूस इस संधि में शामिल हैं, हालांकि इस संधि में लगभग 34 देश शामिल हैं। अमेरिका जैसे यूएसए है और रूस है, तो एक दूसरे पर विश्वास बढ़े। ये शीतकालीन युद्ध, जो शीतकाल में जो युद्ध था एक प्रकार सा, जिसको शीत युद्ध कहते हैं, उसके बाद विश्वास, आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए इस संधि को अपनाया गया था। तो यूएसए और रसिया इसके 2 प्रमुख पार्ट हैं, 2 प्रमुख भाग हैं। तो यूएसए का इससे अलग होना एक बहुत बड़ा जो है फेल्योर है इस संधि का। तो इसमें कुल मिला के बात यह है कि रूस अपने विमानों को भेज सकता है यूएसए के खुले आकाश में, ताकि यूएसए में क्या चल रहा है, क्या सैन्य गतिविधियाँ चल रही हैं, उनकी एक स्वस्थ निगरानी की जा सके, और यूएसए रसिया में भेज सकता है। तो ये है ओपन स्काई ट्रीटी का मूल भाव। लेकिन अमेरिका ने रूस पर ये आरोप लगाया कि रसिया बाधित कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। रसिया ने अपना बचाव भी रखा, अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि अनावश्यक रूप से काफ़ी समय के लिए जो है निगरानी चल रही थी, अनावश्यक निगरानी, बार बार निगरानी हो रही थी, जिसके कारण रूस के जो सामान्य जो विमान गतिविधियां हैं, हवाई गतिविधियां हैं, वो संपन्न नहीं हो पा रही थी, उनमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो दोनों के अपने अपने पक्ष थे। ट्रंप ने अपने आप को अलग कर लिया और बाइडेन ने भी इस संधि में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ध्यान रखिएगा, भारत इस संधि में शामिल नहीं है। 34 देश, विभिन्न नाटो कंट्रीज़ जो हैं उनके उसमें जो नाटो में शामिल देश हैं लगभग, वही इसमें भी सदस्य हैं। तो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन अब रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल नहीं होगा। यह संधि एक प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौता है जिसने अमेरिका और रूस को अपनी सैन्य सुविधाओं पर निगरानी विमान उड़ाने की अनुमति दी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2002 से यह लागू हुई थी।
हेलसिंकी में ये संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। यह पहली बार 1955 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहॉवर तथा शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। भारत ओपन स्काई संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अब न्यू स्टार्ट संधि दोनों देशों के बीच अर्थात अमेरिका रूस के बीच एकमात्र प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौता है, जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ट्रंप ने और कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को भी रद्द किया था। इसके अलावा एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021, तो स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास ये क्या है? रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप में स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहे हैं। स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 अपने किसी एक सदस्य पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करने के उद्देश्य से इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास यूक्रेन के साथ सीमा क्षेत्र में हजारों सैनिकों को भेजने के रूस के फैसले के बाद शुरू किया गया है। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूसी सैनिकों द्वारा अधिग्रहण के बाद अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खर्च पहल शुरू की थी। नाटो की बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की, तो यह 30 यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिस पर 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो में सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है। सामूहिक रक्षा मतलब एक सदस्य पर अगर आक्रमण होता है तो सभी सदस्यों पर आक्रमण समझा जाता है और सभी मिलकर उसका प्रतिकार करते हैं। तो जिसमें स्वतंत्र सदस्य देश आपसी रक्षा प्रदान करते हैं यदि किसी सदस्य पर बाहरी पार्टी द्वारा हमला किया जाता है। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, ये क्या है? युवा, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च की है। युवा एक मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च की है। युवा एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है जो भारत में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करेगा। तो मेन पॉइंट क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के युवा उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करेगा। यह दुनिया भर में भारत और भारतीय लेखन को भी प्रदर्शित करेगा। युवा का जो अर्थ है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। PCSJ और APO वाले ध्यान दें, युवा का क्या अर्थ है? यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, इसी का शॉर्ट फॉर्म है युवा। यह योजना युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। युवा इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इंडिया एट 75 अर्थात स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, आपको पता है कि 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी स्वतंत्रता की अगले वर्ष। तो जो स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज या ज्ञात और सहित विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करता है। इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN क्या है? IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ध्यान रखिएगा, जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। मुख्यालय इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि जेनेवा के पास में ही है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। कुल 9 कैटेगरी इसमें है, ध्यान रखिएगा। IUCN द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि IUCN यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है अथवा नहीं है, तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।